नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग पर। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज मैं फिर से मुड़ता हूँ महाराष्ट्र की तरफ, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि पवार की जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है और शिवसेना उद्धव ठाकरे की, की उनमें क्या परिवर्तन किया, उनका पाला बदलने की बात चल रही थी। लेकिन आज मैं बात करूंगा बीजेपी में एक और संकट पैदा हो गया, और ये नए संकट है एकनाथ शिंदे जो उप मुख्यमंत्री हैं। आपको याद होगा कि पिछले 2023 में शिवसेना से तोड़कर एकनाथ शिंदे आए थे अपने 40 सदस्यों को लेकर, और इसको 115 113 वाली बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। जबकि एक दिन पहले तक ये था कि देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अंततः एकनाथ शिंदे को बनाया गया ताकि उनको कुछ तसल्ली हो, और उनको अपनी जो शिवसेना को इतनी बड़ा एक्शन लिया, तोड़ के आया, उसका उनको कुछ पारितोषिक मिले। लेकिन शिव उस समय एकनाथ शिंदे ये जानते थे कि चुनाव जब होंगे तो उसके बाद अगर जो परिणाम निकलेंगे तो उसके बाद स्थिति बदल सकती है, और हो सकता है उनको एक इसका पद छोड़ना भी पड़े। लेकिन इसी बीच लोकसभा के चुनाव आए, और वहां पर जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है उसको अच्छा बहुमत, अच्छा मतलब काफी कुछ ज्यादा सीटें मिली महाराष्ट्र महायुति से। तो फिर थोड़ी सिचुएशन बदलने लगी, और उसके बाद जो शिवसेना और जो महायुति में सीटों के प्रति बंटवारा हो वो संतोषजनक हुआ, और उसके बाद बीजेपी 132 सीटें लेके आई, जो कि उस शायद जिसकी कल्पना दोनों अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने नहीं की थी। और एकनाथ शिंदे इस आशा में थे कि कोई ऐसी सिचुएशन होगी जब मुझे जिसमें बीजेपी की मजबूरी हो जाएगी कि वो उनको मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और वो भवन में चले गए, और फिर अंततः देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया गया और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। एकनाथ शिंदे को यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि वो उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बने वो भाजपा के वजह से ही बने। लेकिन अब वो उनकी एक इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री ही बने, तो वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और अभी रिसेंट में एक उद्योग मंत्री ने एक सर्कुलर निकाला, जो संजय उदय सामंत है, कि उनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी अधिकारी निर्णय नहीं ले सकता है। ये एक तरह से मुख्यमंत्री की अथॉरिटी को चैलेंज था। तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो उनकी सोई भी महत्वाकांक्षा है चीफ मिनिस्टर बनने की, और वो ये समझते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बनना ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, या मैं ही उसके लिए सबसे सुटेबल आदमी हूँ। और जैसा देवेंद्र फडणवीस ने पहले ऐसे झुका दिया गया था, वैसे अब भी झुकाया जा सकता है। तो लेकिन आज की तारीख में महाराष्ट्र के सबसे तेज तर्रार जो राजनीतिज्ञ है वो देवेंद्र फडणवीस है, और उन्होंने उसके तुरंत बाद, उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने दो मीटिंगें की। एक तो राज ठाकरे से की। राज ठाकरे का ऐसे कोई महत्व नहीं है, वो कोई बहुत ज्यादा वोट शेयर नहीं क्रिएट करते हैं, लेकिन बॉम्बे में उनका डेफिनेटली असर है। और वो जो पीएमसी के चुनाव आ रहे हैं इसमें खुद एक सीट भी नहीं जीते, लेकिन वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की भी कुछ दुश्मनी है, क्योंकि महिम से राज ठाकरे के पुत्र ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, और वहां से शिवसेना के शिंदे ग्रुप ने वहां से नहीं हटाया था उम्मीदवार। नतीजे के तौर पर उद्धव सेना का जो कैंडिडेट वो जीत गया था। तो एक तो उनसे बात की, और उसके अलावा तीन उद्धव सेना के वरिष्ठ सदस्य मिलिंद नार्वेकर, सुभाष देसाई और अंबादास दाने उसके घर पे मिलने आए। हालांकि ये बहाना था कि राज ठाकरे का जो स्मारक बनाया बाल ठाकरे का जो स्मारक बनाया बनाया जा रहा है उसके बारे में डिस्कस करना था। लेकिन इसकी टाइमिंग को आप अगर देखें तो लगता है कि कुछ ना कुछ वहां भी पकड़ा है। इधर तो जो परेशानी होती रहती है उनके लिए, ये बीजेपी को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और शायद ऐसा वो बीएमसी के चुनाव के बाद, जब नवंबर के बाद, जब जब कभी भी होंगे उसके बाद ये जरूर एक्शन लेगी। शिवसेना के उद्धव ठाकरे को एक बात और समझनी चाहिए कि बीजेपी ने उद्धव की जो शिवसेना थी उसको तोड़ दिया था, और उन्होंने एनसीपी को भी तोड़ दिया था। तो जो शिंदे हैं वो उनके लिए कौन सी बड़ी खेत की मूली है। और अब जबकि भाजपा को केवल 12 या 13 सीटें जीतनी है, और उन
अजीत पवार उनके साथ हैं, तो फिर उनको कहाँ पर कहाँ ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उनके सामने झुकेगी। तो उनको अपने औकात में रहना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं रहे तो फिर उनका बीजेपी उचित इलाज कर देगी। ये तो एक जो मैंने अभी तक का आपको एक लॉजिकल थिंकिंग के अनुसार बताया कि ऐसा हो सकता है। राजनीति में वैसे क्या होगा ये पता नहीं। अब मैं आपको बात करता हूँ कि एक दूसरा परसेप्शन इसमें बताता हूँ, जो कि एक बहुत ही बड़े पत्रकार हैं, जिनका नाम है दीपक शर्मा। उनके उनका एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, जिसमें दो और पत्रकार महाराष्ट्र से संबंधित, विवेक देशपांडे और प्रकाश दोपहारे थे। इन लोगों का मानना है कि अमित शाह और शिंदे के बीच में कुछ अंदर खाने की बात चल रही है, और ये प्रस्ताव है कि शिवसेना जो है उसका विलय बीजेपी में कर दिया जाए। इससे बीजेपी के तो जो संसद में है 249 सदस्य हो जाएंगे, या 47 सदस्य हो जाएंगे, तो उसका वहां पे फायदा होगा। और इसके बदले में शिव एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, देवेंद्र फडणवीस को सेंटर में लिया जाएगा। अ, तो इससे शिंदे की जो महत्वाकांक्षा है वो भी पूरी हो जाएगी, और बीजेपी को शांति से आगे कई सालों तक सरकार चला सकती है। ये इसका एक और जो बाई इफेक्ट होगा वो होगा कि पार्टी फिर से अमित शाह का कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा इन पत्रकारों का मानना है। इनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह में बिल्कुल नहीं बनती है, और अमित शाह जो है वो 2029 में प्रबल दावेदार है प्रधानमंत्री पद के। लेकिन जो संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उनका मानना है कि 2029 में, क्योंकि बेसिकली वो महाराष्ट्र बेस्ड है, तो उनका मानना है कि 2029 में देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे प्रधानमंत्री पद के दावेदार। लेकिन ये सारी उनकी कपोल कल्पना है। और वो ये भी कहते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि संघ में भी दो फाड़ है, एक फाड़ है जो मोहन भागवत के साथ में, और एक फाड़ दूसरा है जो मोहन भागवत के साथ में नहीं। और जो फाड़ मोहन भागवत के साथ है वो देवेंद्र फडणवीस को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। तो इनकी इस तरह की परिकल्पना है कि बीजेपी भी इसमें बटी हुई है, और अमित शाह और जो फडणवीस को लाइन पे लगाना चाहते हैं, वो उनको कीमत कम करना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में ले आएंगे तो फिर उनके इनका कद छोटा हो जाएगा, और फिर अमित शाह का पूरा पार्टी पे कंट्रोल हो जाएगा, और अमित शाह ही अगले जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। यहाँ भी आपको बताएं कि 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि जो 75 वर्ष की जो उन्होंने अपने लिए या पार्टी के लिए टाइम लिमिट सेट की थी, वो उन्होंने पिछले चुनाव में तोड़ दी। और अगर उनको ये लगा कि वो और 5 साल तक काम कर सकते हैं, उनका स्वास्थ्य साथ देगा और राष्ट्रीय हित में, तो नरेंद्र मोदी भी 2029 के होंगे। तो ये इन पत्रकारों के जो कांग्रेस समर्थित और बीजेपी के विरोध में, और वो चाहते हैं किसी तरह बीजेपी में ये प्रॉब्लम हो। तो उनका ये भी मानना है कि उन जब एक डिस्कशन के दौरान एक बात ये निकली कि क्या फडणवीस इस अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, तो उनमें जो बुहार हैं वो कहते हैं फडणवीस तो उनका पालतू कुत्ता है, वो तो जैसे टुकड़ा डालेंगे वो ले लेगा उसको। कहोगे जैसा कि पिछली बार हुआ कि उनको मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन आखिरी मूवमेंट पे अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनने को कहा, तो वो उप मुख्यमंत्री बन गए। फिर उसको मंत्री बनाना, तो वो तो बिल्कुल आज्ञाकारी पुत्र हैं अमित शाह और मोदी के, और वो चुपचाप वहां जाके बैठ जाएंगे। तो इससे उसके पूरे अमित शाह का पूरा कंट्रोल हो जाएगा महाराष्ट्र पे। और लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि महाराष्ट्र में अभी जब बीजेपी का अगर अपने कंट्रोल में रखना है, तो उनको एक मंत्री चाहिए, मुख्यमंत्री, जो देवेंद्र फडणवीस जैसा चतुर हो। और इस तरह से वो शिंदे को अपनी सत्ता नहीं दे सकते। हाँ, उन्होंने ये कहा, शिंदे शिंदे का इस बात का डर है कि अगर इन पत्रकारों के अनुसार कि अगर वो बीजेपी में नहीं मिले तो उद्धव सेना मिल जाएगी बीजेपी में। और उद्धव सेना के भी उतने ही सदस्य हैं जितने कि उनको विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए, और फिर लोकसभा में उद्धव सेना के ज्यादा वो सदस्य हैं। तो शायद बीजेपी उद्धव सेना को प्रेफर करे अपने मर्ज करने के लिए। तो एक कहाँ कहाँ से लोग निकाल के लाते हैं ये दिमाग पता नहीं चलता है, और ख्याली पुलाव दौड़ाते हैं अपने। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अच्छा, इसके सपोर्ट में उन्होंने जो फडणवीस जो शिंदे की बात है, उन्होंने उसने उसका एक इंटरव्यू लिया
संजय राउत को, और संजय राउत ने ये सर्टिफाई किया कि हाँ उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे हैं, इनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, भाड़ में गई पार्टी। उन्होंने शिवसेना ओरिजिनल के साथ वैसा ही किया और इसके भी साथ ऐसा करेंगे, उनको मुख्यमंत्री पद मिल जाए ये बहुत है, बाकी पार्टी का कुछ भी हो, पार्टी चाहे रहे या ना रहे या चाहे बीजेपी हो जाए। तो संजय राउत जैसे आदमी से वो सर्टिफाई करवा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उन पत्रकारों का क्या स्तर होगा। और देवेंद्र फडणवीस को आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी आदमी बोलना, या फिर कुत्ता बोलना, जिसको जैसी टुकड़ी देंगे वो कुत्ता तो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन उनका मतलब कुछ ऐसा ही था कि उसको जो टुकड़ा देंगे वो ले लेंगे। जबकि उनका असेसमेंट कितना गलत है देवेंद्र फडणवीस के बारे में, ये आप अंदाज लगा सकते हैं। तो ये पूरा जो है वो दीपक शर्मा के उसमें आप देख सकते हैं। और जो बाकी हिस्सा है वो, उसका और भी ज्यादा विश्लेषण अगर आपको सुनना, तो प्रदीप सिंह जी का जो आपका अखबार है वो देख सकते हैं। मैंने उनके रेफरेंस, दोनों रेफरेंस से ये वीडियो बनाया है। हो सकता है आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो इसको जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए, और इसी तरह की कुछ खबरों के लिए मैं आपसे आगे बात करता रहूंगा।